हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज पावर शेयरिंग का लेक्चर 2, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा वो थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाए एक बार, फिर आगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने जाना पावर शेयरिंग होता क्या है, उसके बाद हम लोग जाने कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है, फिर हम लोगों ने दो केस देखा। किसी भी चीज़ को समझने के लिए एग्जाम्पल ज़रूरी है, तो उसके लिए हम लोगों ने दो केस देखा, जिसमें एक बेल्जियम और एक श्रीलंका का केस देखा, है कि नहीं। तो एक बार बेल्जियम और श्रीलंका वाला केस को थोड़ा देख लीजिए। बेल्जियम में क्या था, बेल्जियम में जो वहाँ का मेजॉरिटी पीपुल्स था वो लोग इन्फीरियर था, और जो माइनॉरिटी था वो सुपीरियर था, वो राज कर रहा था। और उसका जो ब्रुसेल्स कैपिटल था उसमें कुछ और ही समीकरण चल रहा था भाई, है कि नहीं। और श्रीलंका में ठीक इसका उल्टा हुआ, वहाँ का मेजॉरिटी राज कर रहा था और माइनॉरिटीज़ के ऊपर खतरा था, है कि नहीं। वहाँ पे जो डेमोक्रेसी था वो संतुलित नहीं था, बैलेंस नहीं था। तो ये दो केसेस हम लोगों ने, या फिर एग्जाम्पल कर लीजिए, इसको हम लोग पढ़ा। ये प्रॉब्लम बेल्जियम और श्रीलंका में आ रही थी, जहाँ पर किसी एक पक्ष के लोगों का राज चल रहा था। कहने का ओवरऑल मतलब, कहने का मतलब ये हुआ। अब हम लोग जानेंगे उसका बेल्जियम और श्रीलंका में उन लोगों ने क्या आगे स्टेप्स लिए, या फिर कह लीजिए क्या उन्होंने कंक्लूजन निकाला जाके, ताकि उनका जो डेमोक्रेसी है वो स्टेबल यानी संतुलित हो जाए। तो इसके लिए आज हम सबसे पहले श्रीलंका वाले केस को देखेंगे। श्रीलंका में क्या बता, श्रीलंका में हुआ तो जो सिंघाला ग्रुप के पीपल्स थे, जो सिंघाला लैंग्वेज जो बोलते थे, उनका क्या मेजॉरिटी था, उनका संख्या ज़्यादा था। तो वो अपने मेजॉरिटी के वर्चू से, यानी कि उसके नज़रिए से वो अपना सत्ता स्थापित करना चाह रहे थे श्रीलंका में। और जो तमिल स्पीकर्स थे उन लोगों का माइनॉरिटी था, तो उनके ऊपर वो डोमिनेट करना चाह रहे थे। और सिंघाला का ये बिलीफ था कि वो ज़्यादा है, अब मेजॉरिटी उनका कम्युनिटी बड़ा है, वो लोग संख्या में ज़्यादा हैं, तो जो माइनॉरिटीज़ है उसके जो भी मतलब उसको उसका शोषण कर सकते हैं, या फिर कह लीजिए कि उनको दबा करके उनका जो भी राइट्स होगा, या फिर जो भी कंट्री के प्रति, मतलब अगर कोई आदमी एक कंट्री में रह रहा है तो उसका कुछ राइट्स भी होगा भाई, बेसिक राइट्स। तो उसके राइट्स पे मतलब डिसग्रेड करके अपने आप को सुपीरियर साबित करना, या फिर अपने आप को सत्ता में बनाए रखना, कंट्री का प्रभुत्व अपने हाथ में रखना, कहने का ये मतलब था। लेकिन डेमोक्रेसी तो इस तरह से संतुलित नहीं ना रहेगी कि कुछ एक दो कम्युनिटी है और एक कम्युनिटी को हम लोग सारा पावर्स दे रहे हैं और एक कम्युनिटी को कुछ नहीं दे रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल से हम लोग यही समझते हैं कि पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पावर शेयरिंग नहीं करेंगे तो कोई एक पक्ष नाराज हो जाएगा, या फिर उस पक्ष का, कर लीजिए कि आप एक कंट्री के लिए भी खराब है। अगर मान लीजिए कि आपका कोई कंट्री है, मान लीजिए अपना ही इंडिया कंट्री है, इंडिया कंट्री में हर जो भी माइनॉरिटी है मेजॉरिटी है सबको अपना अधिकार मिला हुआ, और किसी एक को नहीं मिलता तो बहुत सारे क्लैशेस होते कंट्री में, है कि नहीं। और क्लैशेस का कारण डेमोक्रेसी अनस्टेबल होता, तो हम लोग एक अच्छा कंट्री या फिर कह लीजिए एक अच्छा डेमोक्रेसी नहीं बन पाते, है कि नहीं। तो सिंघाला ग्रुप के पीपुल्स को यही बिलीफ था कि हम लोग जो है बायो अपने मेजॉरिटी के दम पे सत्ता स्थापित कर लेंगे श्रीलंका में, और जो तमिल्स हैं, जो तमिल से उनको दबा के रखेंगे और उनको चलने नहीं देंगे, या फिर उनको इग्नोर करेंगे। ये था उनका बिलीफ। लेकिन जब श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ, तो जो सिंघाला लीडर के कम्युनिटी के जो लीडर्स थे वो लोग मतलब यही किया, उन लोगों ने अपने मेजॉरिटी के दम पे सत्ता स्थापित कर लिया और उन लोगों को छोड़ दिया। तमिल्स के बारे में कोई नहीं सोच रहा था, क्योंकि तमिल्स वहाँ पे कम थे, संख्या में कम थे, उनका माइनॉरिटी था, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा था। बस सिंघाला ग्रुप के पीपुल के बारे में, क्योंकि उन्हीं का लीडर था। ये बात पॉइंट करिए, आप नोट करिए कि भाई सिंघाला ग्रुप का लीडर था, उन्हीं का सरकार था, इसीलिए वो लोग अपना ही चला रहा था। एक ग्रुप के लोगों का सरकार था, इसलिए एक ग्रुप वहाँ पे सुपरमैसी, मतलब वहाँ सत्ता में था, सुपीरियर था। उन लोगों का डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो रहा था, उन लोगों को बेसिक राइट्स मिले हुए थे, उस ग्रुप के पीपल को, जो मेजॉरिटी को आप कर लीजिए, आप माइनॉरिटी का कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो इन सब केसेस में क्या हुआ, अब गवर्नमेंट जॉब वगैरह में भी भाई उन लोगों को देखने वाला नहीं था। सिंघाला वाला को प्रायोरिटी, सिंघाला जो लैंग्वेज के लोग थे उनको प्रायोरिटी दी जा रही थी, और उनको ज़्यादा किसी भी चीज़ में कह लीजिए आप इंस्टीट्यूट में, जॉब्स में, उन लोग को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज था कि भाई हम सिंघाला ग्रुप्स के स्पीकर हैं तो हम लोग को तुरंत नौकरी, या फिर इस तरह का कुछ था कि हम लोग सत्ता में ज़्यादा है, संख्या में मेजॉरिटी है, तो ज़्यादा उन लोग को प्रिविलेज दे रहा है कि अब जो सेलेक्ट कर रहा है वो भी सिंघाला का, जो सेलेक्ट होने आया वो भी सिंघाला का, तो उसको तो भाई बनेगा ना उन दोनों के बीच में। तो उन लोगों का ये प्रिविलेज था। और ठीक इसके उल्टा तमिल्स के, अगर तमिल्स को ना जॉब में प्रायोरिटी मिल रहा था और ना ही इंस्टीट्यूशन में, उन लोग को नेग्लेक्ट कर दिया गया था पूरा, मतलब उन लोग को कंट्री का हिस्सा ही नहीं माना जा रहा था। और यही कारण हुआ कि श्रीलंका में क्लैश हुआ, नॉन वायलेंस हुआ, और वो किस तरह से आगे बढ़ा और वो क्या रिजल्ट आया, ये सब चीज़ को हम लोग देखेंगे। और इन सब चीज़ों के बीच में बहुत सारी बातें थी जिसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट पहले ले लें।
अब चलिए नेक्स्ट। द गवर्नमेंट वेरी ओपनली फेवर द सिंघालास बट बुद्धिस्ट रिलीजन फॉलोड बाय द सिंघाला वाज डिक्लेयर्ड ऑफिशियल रिलीजन। अब देखिए उन लोगों ने क्या किया, अब जो तमिल्स थे तो कुछ तमिल्स इंडिया से ही माइग्रेट करके वहाँ पे गए थे प्लांटेशन के लिए। मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में कॉलोनियल पीरियड में यानी उपनिवेश काल में रोजगार ढूंढते ढूंढते या फिर कह लीजिए किसी कारणवश माइग्रेट कर गए। तो मेनली कौन थे, हिंदू और मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोग थे, लेकिन जो वहाँ सिंघाला ग्रुप के पीपल्स थे वो लोग बुद्धिस्ट रिलीजन को मानते थे और वो लोग ज़्यादा थे, मेजोरिटी में थे। तो उन लोगों ने उस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया कि भाई बुद्धिस्ट रिलीजन जो है यहाँ का नेशनल रिलीजन है या फिर ऑफिशियल रिलीजन को उसको डिक्लेयर कर दिया। अब जैसे हमारे इंडिया में हम लोग मेजॉरिटी हिंदूज हैं, लेकिन हम लोग का कोई अपना कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव नहीं ना है भाई। तो ये एक बैलेंस करने के लिए एक सही चीज़ है कि कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, बहुत सारे धर्म के लोग हैं तो मिक्स हैं। तो उस तरह से चीज़ें वहाँ पे किया गया, जो माइनॉरिटी है उसका कोई ध्यान नहीं रखा गया। तो वोट डेमोक्रेसी पे खतरा मंड रहा है, समझे। खतरा मंड रहा है मतलब कह लीजिए कि एक जो ग्रुप के पीपल्स थे वो लोग नाराज़ हो गए कि भाई ठीक है आप बुद्धिस्ट को रिलीजन कर लिए लेकिन हमको भी तो फेवर दीजिए। अब उन लोगों पे किसी भी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था, किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं, ना जॉब दे रहे हैं, ना आप इंस्टीट्यूशन में ध्यान दे रहे हैं, ना और कुछ कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है भाई कोई भी नाराज़ हो जाएगा। तो वो लोग नाराज़ थे और इन लोग सिंघाला ग्रुप के जो पीपल्स थे बुद्धिस्ट को वहाँ का ऑफिशियल रिलीजन यानी कि नेशनल रिलीजन घोषित कर दिए थे। और श्रीलंका का जो मतलब पॉलिसी था बहुत अन्याय हुआ इसी चीज़ से, मतलब बहुत ही उसको हानि पहुंचा। और जो मेजर पार्टी थे सिंघाला ग्रुप के लीडर वो बहुत ही मतलब उनका जो कल्चर था उसको लेके बहुत सेंसिटिव थे भाई। मतलब मेजॉरिटी थे तो अपना कल्चर को ही सब कुछ बना दिया, मतलब अपना कल्चर जो मेजॉरिटी है उसका कल्चर और लैंग्वेज को पूरा विस्तार मिल रहा है, जो माइनॉरिटी है उसका कल्चर और ये सब चीज़ देखा ही नहीं जा रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है उस पर। तो उन लोगों का कल्चर ही पिछड़ने लगा था। जो वहाँ के तमिल स्पीकिंग पीपल्स थे उनका भी कल्चर भी पिछड़ने लगा था और उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होने लगा जॉब्स में और भी बहुत जगह। उन लोगों को जो मतलब अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए एज अ सिटीजन ऑफ श्रीलंका उन लोगों को नहीं दिया जा रहा था। तो इस कारण वो लोग नाराज हुए, ऑफेंड हुए अपने गवर्नमेंट से। और इसी का कारण जो था वो दोनों कम्युनिटी के बीच में तनाव बढ़ने लगा। जो सिंघाला स्पीकिंग कम्युनिटी और तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी दोनों के बीच में बहुत तनाव बढ़ा और तनावपूर्ण स्थिति काफ़ी लंबे समय तक चला। मतलब कह लीजिए कि अब बहुत लंबे समय तक चला, दोनों आपस में। अब एक ग्रुप जो है पूरा डोमिनेट किया हुआ है, यहाँ मेजॉरिटी है। बेल्जियम वाला केस अलग था, यहाँ मेजॉरिटी का राज है। इस बात को समझिए आप, मेजॉरिटी जो सिंघाला स्पीकर्स थे उनका राज है, उन लोग अपना पूरा चला रहे हैं देश में, पावर उनके हाथ में है। पावर जो भी है वो सिंघाला स्पीकिंग पीपल्स के ही हाथ में, और तमिल्स वाले कोई ध्यान नहीं दे रहा था। इन दोनों के बीच में इसी कारण पूरा स्ट्रेन मतलब तनावपूर्ण स्थिति बन गया, तनावपूर्ण स्थिति पूरा बन गया है कि नहीं। अब आपके स्कूल में या फिर कह लीजिए कि घर में अगर कोई डिसीजन लिया जाता है तो सबसे मतलब क्या बोलते हैं उसको आप, सलाह मशवरा किया जाता है जो भी बुजुर्ग होते हैं। अब किसी एक बुजुर्ग को छोड़ दिए तो भाई मतलब एनवाय हो जाते हैं, है कि नहीं, गुस्सा हो जाते हैं कि मेरा सलाह मशवरा नहीं दिया, फिर मेरा बात नहीं माना। तो सबका बात को मिलाकर चलना पड़ता है। अगर कोई सोसाइटी फॉर्म होता है तो वहाँ पे सभी का हितों का मतलब सभी का लॉज, उनके राइट्स, उनका क्या क्या नीड्स है, सबका ध्यान रखा जाता है। कि अगर हम एक अपना नीड सेक्रीफाइस कर रहे हैं सामने वाला के लिए तो सामने वाला ही मेरे लिए एक सेक्रीफाइस करेगा, बराबरी होना चाहिए। लेकिन जो वहाँ श्रीलंका में स्थिति था वो बराबरी का स्थिति नहीं था, है कि नहीं। उन लोग का ट्रांसपोर्ट में भी मतलब बहुत गंदा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था तमिल पीपल के साथ, क्योंकि वो लोग बस इसलिए क्योंकि वो लोग माइनॉरिटी थे, बस इसलिए। अब उन लोगों को स्पेशल राइट्स नहीं, कुछ नहीं, बस हैं कंट्री में हैं एज अ स्लेव या फिर कुछ कह लीजिए कंट्री में हैं। तो ये जो कारण था, जो डिफरेंस या डिस्क्रिमिनेशन जो दोनों में पैदा हुआ, वो उसी कारण उन दोनों के बीच में बहुत तनावपूर्ण स्थिति बनने लगा दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में। और काफ़ी सारे जो तमिल लीडर्स थे या फिर मतलब कह लीजिए कि तमिल लोग भी इस चीज़ को देखकर अपना पार्टी लॉन्च किया, लीडर्स बनाए, और वो लोग इस चीज़ के खिलाफ शुरू कर दिया अपना स्ट्रगल या फिर कह लीजिए प्रोटेस्ट वगैरह करना शुरू कर दिया, उसका अपोज करना शुरू कर दिया। और इस चीज़ को डिनाइड करने लगा कि भाई जो तमिल पीपल्स हैं उन लोगों को भी बराबरी का हक मिलना चाहिए। तो इस चीज़ को उन लोगों ने शुरू कर दिया, तमिल्स भी देख के कि हम लोग का भी जो हित मतलब राइट्स है उसका आप ख्याल रखिए। इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं इसके बाद। अब 1980 में जो पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो गया तमिल पीपल्स के द्वारा, और उसका नाम था इंडिपेंडेंट तमिल एलेमा। स्टेट एलेमा मतलब स्टेट होता है। और जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में जो श्रीलंकन थे वही मतलब मेनली नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में ही बसे में थे तमिल स्पीकर पीपल। और जो क्लैश हुआ मतलब जो तनावपूर्ण स्थिति बना दोनों के कारण, उसी के बीच में श्रीलंका में वॉर छिड़ गया, सिविल वॉर हो गया। अब
मतलब कंट्री का जो अंदर का स्थिति थी ना बहुत गंदा था उसमें, बहुत गंदा, मतलब आपस में लोग लड़ रहे हैं, मतलब दंगा हो गया था एक तरह से आप कह सकते हैं। तमिल्स और सिंघाला ग्रुप के पीपल्स के बीच में दंगा फसाद होने लगा, पूरा सिविल वॉर छिड़ गया, पूरा कंट्री आपस में अंदर में लोग ही मर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, उस तरह का स्थिति वहाँ पे हो गया था। और काफ़ी सारे फैमिलीज़ को, मतलब जो ये तमिल्स थे, माइनॉरिटी थे, तो उनका भाई बताइए आपको मेजॉरिटी से लड़ेगा और कोई माइनॉरिटी है, अब मेजॉरिटी ऑब्वियस सी बात है डोमिनेट कर जाएगा, उसको हरा देगा, या फिर मतलब उसको कहिए कि शोषण करेगा उसका। अब कोई भी लड़ाई होगा तो मेजॉरिटी ही जीतेगा, जो ज़्यादा संख्या में होगा वही जीतेगा, है कि नहीं। अब इलेक्शन ही को ले लीजिए, सरकार किसका बनता है, जिसको वोट ज़्यादा मिलता है, तो उसी तरह से आप समझिए कि अब जो मतलब ज़्यादा संख्या में है वही जीतेगा। तो उन लोगों ने तमिल्स को, बहुत सारे तमिल्स फैमिली को कंट्री छोड़ने पे मजबूर कर दिया, जो रिफ्यूजी, मतलब उनको देश निकाला कह दीजिए, या फिर इस तरह से। इस स्थिति में वो लोग अपना सब कुछ लेके भागने लगे, कंट्री छोड़ छोड़ के इधर उधर इस तरह से कर लीजिए। अब ना अपना सरकार एक्सेप्ट कर रहा है, ना बाहर का सरकार एक्सेप्ट कर रहा है, तो जाएंगे कहाँ भाई, वो लोग इंसान नहीं है क्या, है कि नहीं। इस तरह कुछ बात वहाँ पे उस समय चालू होना हो गया था सिविल वॉर के बाद। अब जो तमिल्स थे वो भाई छोड़ छोड़ के जा रहे हैं कंट्री। तो श्रीलंका में इस तरह का केस हुआ, वहाँ पे उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और मतलब सिविल वॉर हो गया और काफ़ी सारे लोग मर गए। अब देखिए, श्रीलंका इज एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ। अब जो श्रीलंका में है, अब सिर्फ ज़्यादातर सिंघाला स्पीकिंग के पीपल बचे थे, तो उन लोगों का ही मतलब वहाँ डोमिनेशन हो गया। और जब एक तरह के लोग हैं तो उन लोग का मतलब मेल मिलाव काफ़ी अच्छा हो लगा, तो उन लोग का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था और एजुकेशन था और हेल्थ का जो मतलब एक तरह से कल जो कंपनी जो उनका ये है कंट्री, वो अच्छे डेवलपमेंट रेट से आगे बढ़ रहा था। बट सिविल वॉर हैज़ कॉज टेरिबल सेटबैक टू द सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। अब जब लड़ाई हो गया तो ये जो लड़ाई था एक बहुत ही गंदा, मतलब कह लीजिए आप छाप छोड़ के चला गया कंट्री के मतलब इमेज के ऊपर, होता है ना इमेज, कंट्री के इमेज के ऊपर, कि मतलब बाहर के लोग समझने लगे कि हाँ ये लोग जो हैं अच्छे नहीं हैं, वो लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, इस तरह का कुछ। मतलब वो जो सिविल वॉर वो अपने पीछे काफ़ी सारा जख्म छोड़ गया। अब कोई भी लड़ाई होता है तो उसका कोई परिणाम निकलता ही है, और जाहिर सी बात है लड़ाई का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो ये हो गया श्रीलंका का बात। वहाँ पे एक जो मेजॉरिटी था वो लड़ाई लगवा करके अपना माइनॉरिटी को भगा करके अपना सत्ता स्थापित करके वहाँ पे अपना कंट्री को बसा किया और उसको आगे बढ़ाने लगा। अब बेल्जियम में देखिए क्या हुआ, ये देखिए सिंघाला, ये है आपका श्रीलंका का मैप। देखिए तमिल स्पीकिंग लोग यहाँ पे है ना, नॉर्दर्न रीजन में, श्रीलंका के नॉर्दर्न रीजन में और ईस्टर्न रीजन में, और ये सिंघाला स्पीकिंग पीपल्स जो मेन एकदम पूरा सेंट्रल में बसे हुए हैं, है कि नहीं, मेन सेंटर में बसे हुए। ये हो गया वहाँ का प्रोटेस्ट का फोटो। अब देखिए, अब एकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब बेल्जियम में क्या हुआ, बेल्जियम में आप जान रहे थे कि वहाँ की जो माइनॉरिटी थी वो सत्ता में थी, जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स थे वो सत्ता में थे, है कि नहीं, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे सत्ता में। सोचिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, हाँ फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ही सत्ता में थे क्योंकि वो माइनॉरिटी थे, और डच स्पीकिंग थे वो मेजॉरिटी थे, लेकिन सत्ता में उनका भागीदारी उतना नहीं था, है कि नहीं। तो उन लोगों ने इस चीज़ को कैसे ओवरलुक किया या फिर इसको कैसे सॉर्ट आउट किया और किस तरह से आगे बढ़े इस चीज़ को ले करके या फिर इस चीज़ को हटा करके, ये सब चीज़ें आज हम लोग इस चीज़ में इस आज के लेक्चर में जानेंगे। तो जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स थे उनका मतलब उनका सत्ता था। और देखिए यहाँ पे दो केस बन रहा है, वहाँ का जो कंट्री था, पूरे कंट्री में डच का पीपल्स का संख्या ज़्यादा है, लेकिन जो वहाँ का कैपिटल था ब्रुसेल्स, वहीं पे फ्रेंच का ज़्यादा है और डच का कम है। इस बात को ध्यान रखिए, डच पूरे कंट्री भर में ज़्यादा है लेकिन वहाँ से राजधानी में कम है, और फ्रेंच पूरे कंट्री भर में कम है, माइनॉरिटी में है, लेकिन सेंट्रल में ज़्यादा है। और जो फ्रेंच पीपल्स थे वो मतलब सुपीरियर्स थे उस समय, कह लीजिए उनके पास सब कुछ सुख सुविधा था। मतलब जो अगर 100 फ्रेंच पीपल होंगे अगर वहाँ पे, तो उन लोगों ने समझ लिए 85 मतलब 85 के पास तो सब कुछ, मतलब उन लोग अमीर की कैटेगरी में आ रहे हैं, मतलब उनके पास पैसा, खाने पीने का खर्चा वगैरह सब कुछ होगा। 15% पीपल होगा, लेकिन अगर डच अगर 100 होंगे और डच अगर 100 हैं, लेकिन तब उनके पास 10 ही ऐसे पीपल होंगे जो मतलब रिच होंगे डच स्पीकिंग में। इस तरह का केस था वहाँ पे। तो उन लोगों ने क्या किया भाई, उन लोगों ने क्या किया कि जो डच स्पीकिंग पीपल्स थे और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे, दोनों को एक लॉ बनाया और दोनों को बोल दिया कि सत्ता में मतलब दोनों का जो बराबर होगा, मेंबर होगा वो बराबर होगा। मतलब अगर 5 हम उठा रहे हैं डच से, तो 5 ही हम फ्रेंच से भी उठाएंगे, है कि नहीं। इस तरह नहीं है कि अगर फ्रेंच से हम उठा रहे ज़्यादा तो डच से कम उठाएंगे, नहीं। अगर 10 रखना है तो 5 डच के होंगे और 5 फ्रेंच के होंगे, और तब जाके कोई चीज़ पे फैसला लिया जाएगा, तब जाके किसी चीज़ पे डिस्कशन होगा। और ये जो स्पेशल लॉ था वहाँ का मेजॉरिटी मेंबर्स ही प्रदान किए थे। वो लोग जान रहे थे कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो यहाँ भी
क्लैश का कारण बन सकता है और हमारा कंट्री पिछड़ सकता है। और भी उन्होंने देखिए उन्होंने समझदारी दिखाया, और जो हम मेजॉरिटी पे पूछते हैं, अगर माइनॉरिटी उनसे लड़ लेता तो क्या होता, मेजॉरिटी वाले ही जीतते है कि नहीं, तो उन लोगों को भागना पड़ता कंट्री छोड़ के। लेकिन उन लोग समझदारी दिखाया कि पैसा और पावर अगर मेरे हाथ में है तो हम थोड़ा सा बांट देते हैं, है कि नहीं। अब कोई बड़ा व्यक्ति है, कुछ ज़्यादा अमीर है और कुछ गरीब है कि नहीं, मान लीजिए इस तरह से, तो जो अमीर वाला पीपल होगा वो अगर गरीब को अच्छे नज़र से नहीं देखेगा तो गरीब वाले के दिल में भी उसके लिए भाई गलत चीज़ें उत्पन्न हुई कि नहीं, है कि नहीं। लेकिन अगर उसी को कुछ पैसे दे देगा तो वो सोचेगा कि हाँ भाई चलो ये अच्छा आदमी है, चाहे इस तरह से। तो वही बात वहाँ पे था कि फ्रेंच वाले ने अपना मतलब कह दिए समझदारी, या फिर समझदारी कहिएगा कि समझदारी दिखाया और पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार हो गए कि आधा हम पावर दे देंगे अपना डच स्पीकिंग पीपल्स को और आधा अपने हाथ में रखेंगे। इस तरह से वहाँ का जो डेमोक्रेसी है वो स्टेबल रहेगा। और इसके लिए उन्होंने काफ़ी सारे लॉज भी बनाए और इस चीज़ को लॉ भी बनाया। अब इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। अब आगे देखिए, Many of the power of the central government have been given to the state government of the two region of the country. The state government are not subordinate to the central government. अब बहुत सारे पावर जो थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दिया गया और स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया गया, बांटा गया। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं था। इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं था। मतलब कि अगर वो फैसला लेता है कुछ भी स्टेट गवर्नमेंट, तो सेंट्रल लेवल सेंट्रल मतलब उसको अगर गलत है तो काट सकता है, मतलब स्टेट पे ही काट सकता है। लेकिन इस तरह से पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था कि क्लैश ना हो कहीं पे भी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर अंडर आता है स्टेट गवर्नमेंट तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है वही स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं था, उसको कुछ इंडिपेंडेंट लॉ भी दिया गया कि आपका ये अधिकार क्षेत्र है, आप यहाँ जाके काम कर सकते हैं, है कि नहीं। जैसे इंडिया में आपको समझा ना कि अगर सेंट्रल कोई लॉ पास करता है तो उसको स्टेट में देता है और फिर स्टेट उसको अपने जगह पे जाके सब जगह उसको अप्लाई करता है। लेकिन यहाँ पे था कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी अपना अप्लाई कर सकता है। और ये जो चीज़ था ना उसमें बहुत मतलब उस समय पूरे दुनिया के लिए बहुत ही अच्छा था, मतलब कह लीजिए एक यूनिक चीज़ था और बड़ा ही बढ़िया सॉल्यूशन बेल्जियम वाले पीपल ने निकाला और इस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया और जो पावर शेयरिंग के लिए राजी हो गए और डेमोक्रेसी बहुत अच्छी से मतलब रन करा उन लोगों का। और लेकिन उन लोगों का जो ब्रुसेल्स कैपिटल था वहाँ के लिए उन्होंने कुछ और रूल बनाया, क्योंकि वहाँ जो मेजॉरिटी था वो फ्रेंच पीपल्स का था और माइनॉरिटी जो था डच पीपल का था। लेकिन पूरे ओवरऑल कंट्री में डच का मेजॉरिटी था और फ्रेंच का माइनॉरिटी था, है कि नहीं। तो इस तरह से उन्होंने कुछ बहुत ही अच्छा सोचा या फिर एक बीच का रास्ता निकाला और सब चीज़ उनको भागीदारी देने के लिए तैयार हो गए और काफ़ी सारे लॉज भी निकाले ताकि जो उनका डच पीपल्स का जो मतलब डेवलपमेंट है वो अच्छा तरीके से हो। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू द लैंग्वेज कम्युनिटी। अब जैसे कि इन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ करके भी कुछ सोशल पार्टी कर लीजिए, सोशली जैसे कि कोई क्लब वगैरह होता है, जैसे कि हमारे इंडिया में स्पोर्ट्स क्लब, मतलब उसको समझिए आप, स्पोर्ट्स क्लब यहाँ पे अलग चीज़ है लेकिन हम उस तरह समझा रहे हैं जैसे लोकल स्पोर्ट्स क्लब। तो उसी तरह कोई लोकल पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे कोई स्पेशल लैंग्वेज जो बोलने वाले पीपल है, डच पीपल बोल रहे हैं लैंग्वेज, तो अपना लीडर वो लोकल में चुनेंगे तो डच पीपल ही वोट दे करके अपना लोकल लीडर चुन सकते हैं। वहाँ पे इस तरह का भी एक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया लोगों द्वारा। और उसी तरह फ्रेंच का भी किया गया और जर्मन के पीपल भी थे वहाँ, जर्मनी बोलने वाले भी 1 या 2% लोग थे, तो उन लोगों को भी वॉयलेट नहीं किया गया, उन लोगों को भी सत्ता में हिस्सेदारी दिया गया, पर इतना नहीं दिया गया कि डच और फ्रेंच के जैसे कि बराबर था ना 50-50% उस तरह का नहीं, उन लोगों को कम दिया गया लेकिन दिया गया ताकि उनका भी जो बचा है मतलब उन लोग भी सर्वाइव कर सके कंट्री में, वो भी हिस्सेदारी दे सके कंट्री को एक अच्छा स्वरूप देने में। तो थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट करना पड़े। फिर डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग नो मैटर वेदर द लिव। अब इस वेयर द लिव, अब इसका कोई मैटर नहीं था कि वो कहाँ रह रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं। अब जब पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। द गवर्नमेंट हैज़ द पावर एंड रिगार्डिंग कल्चर एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। अब गवर्नमेंट के पास पावर था कि भाई वो किस तरह के कल्चर और एजुकेशन या फिर लैंग्वेज को चलाएंगे पूरे कंट्री में। तो अब बेल्जियम का जो मॉडल है आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि सर ब्रुसेल्स में कुछ अलग है, पूरे कंट्री में कुछ अलग है, स्टेट को पावर दिया गया, सेंट्रल को पावर दिया गया, लेकिन उसको कुछ इंडिपेंडेंट पावर भी दिया गया। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं, समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा होगा इस चीज़ को कि ब्रुसेल्स में आखिर 50% डिस्ट्रीब्यूशन तो कर दिया, लेकिन सेंट्रल का बोल रहे हैं कि सर सेंट्रल में दिया पावर लेकिन स्टेट को मतलब उसे इंडिपेंडेंट रखा, या फिर स्टेट को इंडिपेंडेंट रखा सेंट्रल से। तो हर जगह नहीं, ऐसा थोड़ी है। मतलब इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि कोई भी एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट ना हो। समझ रहे हैं ना इस बात को, डोमिनेट ना हो। अगर कोई फैसला गलत है तो उसको गलत बोलने वाले भी लोग हों। इसीलिए तो दोनों को भागीदारी दिया गया कि अगर 50 डच पीपल हैं तो 50 फ्रेंच पीपल भी होंगे। अगर
इन दोनों, अब देखिए दोनों कंट्री में तो इन्हीं दोनों का मेजॉरिटी है ना भाई, फ्रेंच पीपल, जर्मन पीपल भी थे तो उनको भी रखा गया। अब मान लीजिए कि कोई लॉ आता और डच पीपल्स के लिए अच्छा होता और फ्रेंच के लिए खराब होता तो उसको फ्रेंच वाले अपोज करते हैं। अब मान इसी के अपोजिट अगर मान लीजिए कि डच पीपल्स के लिए खराब होता तो उसको डच पीपल्स अपोज करते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से आप इसको समझिए कि उन लोगों ने इस तरह का कुछ बनाया या फिर मतलब इस तरह से गवर्नमेंट का मतलब स्वरूप तैयार किया कि किसी को भी दिक्कत ना हो। अगर कोई गलत लॉ लाया जाए या फिर गलत लॉ को अप्लाई किया जाए तो उसको अगेंस्ट में भी लोग मतलब बोलें, और अगेंस्ट में बोले तो फैक्ट साथ, ऐसे नहीं है कि कुछ भी आया उसके अगेंस्ट में चले गए तुरंत, नहीं, इस तरह से नहीं। प्रॉपर डिस्कशन होगा, जो निष्कर्ष निकलेगा उसको दोनों कम्युनिटी का मानना पड़ेगा। प्रॉपर डिस्कशन होगा इस चीज़ का, समझे इस बात को। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, सांसद में कोई भी लॉ होता है तो उस पर दोनों पक्ष, विपक्ष और पक्ष दोनों के लोग डिबेट करते हैं, फिर जो निष्कर्ष निकलता है उसको लेके आगे बढ़ा जाता है। उसी तरह का कुछ वहाँ पे था। बस दिस अरेंजमेंट हैव वर्क वेल सो फार, और जो इस तरह का अरेंजमेंट था उनके कंट्री के लिए बहुत अच्छा था और अच्छा चला काफ़ी समय तक। दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्टेरिफिक बिटवीन द टू मेजर। आप देखिए श्रीलंका में क्या हुआ, उन लोगों ने नहीं माना, नहीं किया तो वहाँ क्लैश हुआ, लोग मरे, है कि नहीं, और बहुत ही गंदा मतलब छवि बना उनके कंट्री का, है कि नहीं, काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने सेक्रीफाइस किया और माना बात को कि हम लोग हैं तो वो लोग भी रहेंगे, 50% उनके भी हिस्सेदारी है। तो ये जो उन लोगों ने एक समझदारीपूर्ण रास्ता अपनाया, वो क्या किया, उस कंट्री को बर्बाद होने से बचा लिया, या फिर कल ये दोनों मेजर ग्रुप्स को क्लैश करने से बचा लिया। लड़ाई नहीं हुआ वहाँ पे, और जितने भी लिंग्विस्टिक ग्रुप के लोग थे वो प्रोटेक्टेड रहे, मतलब प्रोटेक्टेड रहे, उनका कल्चर ही प्रोटेक्टेड रहा, वो लोग भी कंट्री में आराम से घूम फिर रहे हैं, रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, उनको भी बराबर का राइट्स है। तो एक अच्छा तालमेल वाला गवर्नमेंट वहाँ तैयार हो गया और उनका कंट्री का भाई काफ़ी अच्छा से डेवलपमेंट होने लगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, इस 2 टॉपिक को। अब बाकी बचा है आगे 2 टॉपिक, उन लोगों को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे की बात। तो एक बार शुरू से, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि पावर शेयरिंग होता क्या है। पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना इक्वली किसी भी गवर्नमेंट के विंग में या फिर किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इन लोग भी हम लोग को जाना कि पावर शेयरिंग जरूरी भी है किस लिए है। फिर हम लोग 2 एग्जांपल देखा कि एक जगह पावर शेयरिंग हुआ तो क्या हुआ, एक जगह पावर शेयरिंग नहीं हुआ तो क्या हुआ। फिर मेजॉरिटी माइनॉरिटी दोनों पक्षों को समझा। तो ये डच और फ्रेंच का बात यहाँ तक, ये बेल्जियम में, और सिंघाला और तमिल्स का बात आपका श्रीलंका में। तो ये जो एग्जाम्पल है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को आप एक बार जाके एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़िए, आपको सारी बातें समझ में आएंगी, है कि नहीं। और नहीं समझ में आएंगी तो जांच पड़ताल करिए, मेरा लेक्चर देखिए फिर से, सारी बातें समझ में आएंगी, कुछ टफ नहीं है। और आगे का जो 2 टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करके ख़त्म कर देंगे। थैंक यू।